नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो हिंदी बुक है, यानी JSSC LDC में पेपर 2 में जो छात्र हिंदी रखे हुए हैं या जो हिंदी रखना चाहते हैं तो उनके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। क्योंकि जो आप लोगों को हिंदी में कविताएँ जो पढ़ने या आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये दो कविताएँ जिनके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आज इस वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे कि उनकी शिक्षा कहाँ से कहाँ तक हुई, जन्म स्थान कहाँ है, मृत्यु कब हुई, कौन कौन से उन्होंने पुस्तकें यानी रचनाएं हैं। तो ये सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों आप लोगों को बता दें कि JSSC LDC की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरिवंश राय बच्चन जी यानी अमिताभ बच्चन के ये पिता हैं। इनका जन्म दोस्तों सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। जन्म जो है दोस्तों वो 1907 ईस्वी में बात करें तो वो है दोस्तों 27 नवंबर 1907। याद रखें 27 नवंबर 1907 का इनका जन्म हुआ इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है दोस्तों? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और इलाहाबाद का नाम जैसा कि पता ही है आप लोगों को कि इनका नाम चेंज करके प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद का जो है इलाहाबाद यूपी में हुआ है 1907 ईस्वी में, 27 नवंबर 1907। बात करें इसकी शिक्षा की तो इनकी शिक्षा हुई है दोस्तों MA PhD कैम्ब्रिज तक। यानी कहने का मतलब है कि इनकी शिक्षा MA और PhD किए हुए हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा पूरी हुई है। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। 1942 से 1952 तक दोस्तों यह विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे तथा आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से संबंधित भी रहे। आकाशवाणी की जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं उससे ये जुड़े रहे। उसके बाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ हो गए और उसके बाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ हुए। अब इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, आइए जानते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है जो कि सभी लोगों ने इनकी रचनाएं को पसंद की हुई हैं। तो उनमें आती है मधुशाला, जो कि बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। मधुशाला 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ जो काव्य संग्रह है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर आरती और अंगारे, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा जो की है, प्रवास की डायरी, हेमलेट है, जनगीता और मैकबेथ, ये अनुवाद किए हुए हैं। उनका पूरा वाडियम बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुई है। दोस्तों इनकी बहुत सारे रचनाएं हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ जो कि काव्य संग्रह है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर आरती और अंगारे, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक जो कि आत्मकथा है, प्रवास की डायरी, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवाद किए हुए हैं। यानी इतने सारे आप दोस्तों रचनाएं आपको याद रखना पड़ेगा। अब इनकी निधन की बात करें दोस्तों तो इनकी निधन हुई है दोस्तों सन 2003 ईस्वी में मुंबई में। कब हुई है दोस्तों? तो 2003 ईस्वी मुंबई में। अब दिन का बात करें दोस्तों तो ये 18 जनवरी 2003 को इनका निधन हुआ है मुंबई में। और आप लोगों को यह चीज़ जानना जरूरी है दोस्तों कि इनके पिता कौन थे दोस्तों? तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता सरस्वती देवी। अब आइए देखते हैं दोस्तों इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है इनके, जानते हैं। दोनों महायुद्धों के बीच में मध्यवर्गीय बेचैन विकल मन को कवि बच्चन जी ने अपने वाणी द्वारा अभिव्यक्त किया है।
दोनों महायुद्धों का कहने का मतलब है कि दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था उसमें जो जो अपने मन की बेचैन जो थे वो कवि अपने मन की व्याकुलता को यानी कविता के रूप में अभिव्यक्त किए हैं। उन्होंने छायावादी लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत और संवेदनशील गेय शैली से अपनी बात को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं में सहज एवं अनुभूति की ईमानदारी से व्यक्त किया है। यानी दोस्तों वो एक छायावादी लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवन जीने के लिए और व्यक्तिगत जीवन में जो जो घटनाएं घटी उसे सहज बनाने के लिए ईमानदारी से अभिव्यक्त किया है अपनी कविताओं में। बच्चन के द्वारा कविता का जो रूप प्रकट हुआ यह रूप हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल कारण हुआ। बच्चन जी के द्वारा जो यह कविताएं जो प्रकाशित हुई दोस्तों, यह जो रूप प्रकट हुआ उससे हिंदी काव्य संसार में उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम के मस्तानेपन के दर्शन हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में दिखाई देते हैं। हमारे जीवन एक तरह का मधुकलश है, यह दुनिया मधुशाला है। हमारी कल्पना साकी है, कविता वह प्याला है जिसमें जीवन को ढालकर पाठक को पिलाया जाता है। यानी दोस्तों जो मध्य युग में जो पारसी कवि थे उमर खयाम, उनके मस्तानेपन को दर्शन के रूप में हरिवंश राय बच्चन की कविताएं में दिखाई देती है। और इनका कहना है कि हमारा जो जीवन है यह मधु कलश है, यह दुनिया मधुशाला है और हमारी जो कल्पना है वो साकी है और कविता वह प्याला है। जीवन को ढालकर पाठक को पिलाया जाता है। कविता का हर एक घूंट जीवन का हर एक घूंट है। मनुष्य को पूरी तमन्ना से जीवन का घूंट भरना चाहिए, कड़वा हो या खट्टा उसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि मनुष्य को पूरी कोई भी सुख हो या दुख हो किसी भी प्रकार से उसे सहज बनाने के लिए सबको एक आसानी भाव से ये ना दुखी ना प्रकट करे कि हमें दुख है या सुख है, ये सहज भाव से बताने का प्रयास करने कहते हैं कवि। इससे एक सूफियाना सी बेख्याली हमारे मन पर छाएगी, एक के बहाने हमारी सारी दुनिया से ही इश्क हो जाएगा। यह चित्त की स्थिति कबीर के पदों से सूफियाँ के काव्य भी व्यंजित रूप है। इसमें मेरे तेरे का ओझापन सब समाप्त हो जाता है, जैसा कि लिया गया है सूफियाँ दोस्तों कबीर के पद से। आजा बलम जी हमरे दुआरे सगरी झगड़ा ख़त्म हो जाए, यह लिया गया आजा बलम जी हमरे दुआरे सगरी झगड़ा ख़त्म हो जाए, या हमन तो इश्क मनाना हमन को होशियारी क्या, हमन तो इश्क मनाना हमन तो होशियारी क्या। ये बताया गया है दोस्तों, ये पद लिया गया है कि आजा बलम जी हमारे जितने भी झगड़ा है ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, या तो हमें तो इश्क करना है, हमें होशियारी नहीं करना है, हमें तो प्यार करना है, हमें होशियारी नहीं करना। इसका अर्थ हुआ का आलम हमारे अंदर एक अलग तरह की मजबूती पैदा करता है, हमें दुनिया के संघर्षों से विमुख नहीं करता अपितु उसे मजबूत से झेलने की हिम्मत पैदा करता है। यानी बच्चन जी की कविताएं से जो दुनिया की संघर्ष है उससे हटने के लिए नहीं कहते हैं बल्कि उससे मजबूती से झेलने का हिम्मत पैदा करते हैं इनकी जो कविताएं हैं। यह सुरूर हमें बच्चन की कविता में दिखाई देती है, लेकिन बच्चन की कविताएं मस्ती में समवत दर्शन पर ही नहीं अपितु युग बोध संबंधी भी लिखी गई है, जिनका मूल्यांकन अभी तक बहुत कम हुआ है। बच्चन का कवि रूप हिंदी साहित्य में विख्यात है। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी, बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी हुई। दोस्तों बच्चन जी के बात करें तो बच्चन जी ने बहुत सारे कवि होने के कवि साहित्य में तो इन्होंने बहुत काव्य लिखे हैं और इन्होंने बहुत सारे और भी इसके अतिरिक्त लिखे हैं, कहानी, नाटक, डायरी और आत्मकथाएं लिखी हुई। इनकी संपूर्ण रचित साहित्य ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण पाठकों को निरंतर रुचिकर एवं पठनीय लगता है। इनका जो दोस्तों ईमानदारी पूर्वक जो आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली पाठकों को निरंतर आनी रुचिकर लगता है। कहने का मतलब है कि जो इनके कविताओं और आत्मकथाओं को पढ़ते हैं इनको लगता है कि मतलब बहुत ही रुचि लगता है उनको यह पढ़ना में,
तो यह थी उनकी विशेषताएं दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि यह जो ईमानदारी पूर्वक अपनी कविताओं में लिखते हैं, अपनी जो घटी घटनाओं को लिखते हैं, जिससे लोगों को पढ़ करके उसमें जो अनुभव है उससे प्राप्त करते हैं। और इनकी कविताओं में यह देखने को मिलता है कि ये कहते हैं कि कोई भी कठिनाई आए, दुनिया की कोई भी संघर्ष आए, उसे संघर्ष से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि उस संघर्ष को हमें एक अच्छी तरह से खुशी खुशी उस संघर्ष को पार करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ हरिवंश राय जी के इनकी प्रमुख रचनाएं और इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जाने। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।